Hello everyone, this is Pravesh and welcome to my channel, The Commerce House. In this channel, we will cover topics over accounts and costing. So in the very beginning, I am starting with accounts for class 12th as per the CBSE syllabus. और इसके लिए जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो बुक है DK गोयल, जो कि इस बुक के ऑथर हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. वैसे तो इस बुक में DK गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल तीन ऑथर के नाम है, बट इट इज फेमस बाय DK गोयल एंड इट इज पब्लिश्ड बाय आर्य पब्लिकेशन एज यू कैन सी हेयर. और आई थिंक ये जो है CBSE सिलेबस और NCERT दोनों में ही चलती है. शायद मैंने जिस टाइम पढ़ा था उस टाइम पे DK गोयल थी और जो मैंने मीडियम चुना था वो था NCERT. ओके, सो in this we will cover topics over problem solution and the theory part which is required to clear the concepts. Sometime we can take exercise, ठीक है, from your book also, some questions from your exercise also actually. तो जो हम सीरीज शुरू करेंगे वो बिल्कुल एज इट इज होगी जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो हम जो है थ्योरी जो है एक ही बार में उसको कवर नहीं करेंगे. जैसे जैसे आपकी थ्योरीज आती जाएगी उसको हम समझाते जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाते जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वन बाय वन स्टेप हम उसको करते जाएंगे. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वन टाइम में वन गो में आपको पूरी थ्योरी समझा दूं, सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं और जब क्वेश्चन करने लगूँ तो आपको कुछ समझ ही ना आए कि चल क्या रहा है. तो जैसे जैसे वो थ्योरी अप्लाई होगी, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जिस क्वेश्चन के अंदर, हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को समझाते जाएंगे. पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको कि वो क्यों हो रहा है एंड आफ्टर दैट उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझाया जाएगा. तो जिन बच्चों ने ट्यूशंस नहीं लिए हैं या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है. तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification. ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ. myself प्रवेश and I'm a professionally qualified CMA. Its meaning is cost and management accountant and right now I'm working in an MNC as an assistant manager in financial accounts department. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर माई इंट्रोडक्शन. क्योंकि हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें अपना सिलेबस शुरू करना है तो हम उसकी तरफ ही आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो हम कराएंगे NPU. ठीक है, तो आई थिंक अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, पहला लेक्चर और पहला टॉपिक दैट इज NPU. चलिए शुरू करते हैं अभी. चलिए, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? NPO. ठीक है, तो NPO जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी और द पब्लिक. यानी कि नाम ही आपको बता रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमारे यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. बेसिकली जो भी कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होती है या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना. ठीक है, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव पैसे अर्न करना नहीं है. इनका मेन मोटिव है कि अपनी सर्विसेज को, इसके मेंबर्स को, इसकी सोसाइटी को और द पब्लिक, जो भी जनरल पब्लिक है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कि स्कूल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स हाउस हो गए. तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है. तो अब बात करते हैं कि ठीक है, चलो जिनका प्रॉफिट जो है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो ये पैसा लाते कहां से है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए? तो इनका जो मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग होता है वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन. जितने के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे? हर साल कुछ
अमाउंट पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो वो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। ग्रांट्स जो है वो बेसिकली जो है मेजरली जो है गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं, यानी कि उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, आपने वो कंडीशंस पूरी की तो आपको क्या दे दिया, गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दे दी, यानी छूट, काइंड ऑफ अ छूट। तो ये हो गया ग्रांट्स, जो कि कई बार मैक्सिमम टाइम तो ये गवर्नमेंट के थ्रू भी दी जाती है, ठीक है। और फिर आता है डोनेशंस जैसे किसी ने डोनेट कर दिया कि ठीक है यार मैं स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर कोई डोनेशन दे रहा है तो उसने दे दिया कि ठीक है मैं डोनेशन दे रहा हूँ प्राइजेस के लिए, यानी कि अगर मैं कोई डोनेट कर रहा हूँ और कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो आप इस डोनेशन से उठा सकते हो। एंड एंट्रेंस फीस, आप किसी चीज की मेंबरशिप ले रहे हो, आपको एंट्री करने के लिए कुछ एंट्री फी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड योर एंट्रेंस फी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सेपरेट एंटिटी, ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, इसका अपनी एक अलग पहचान है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अलग पहचान है, सेपरेट एंटिटी है, यानी कि अगर इसका कोई मेंबर की मृत्यु हो जाती है, छोड़कर चला जाता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये जो मैनेज की जाती है, मान लीजिए इसके 500 मेंबर है तो 500 मेंबर तो इसको नहीं चला सकते हैं ना, 500 मेंबर को चलाने लगे तो फिर तो खोज हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मेंबर्स हैं अपने कुछ लोगों को चुनते हैं थ्रू वोटिंग और समथिंग, ठीक है। तो वो जो लोग होंगे उनका डिसीजन मान्य होगा, वो लोग क्या है उसको मैनेज करेंगे। थर्ड वन है मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम जैसे कि मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ग्रांट्स, ये जो है इसके मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम है। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अब क्या बात आती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कोई कंपनी है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो सरप्लस नहीं बोलेगा उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर वही लॉस में चली जाती है लॉस मेकिंग बोल देते हैं और उसको लॉस बोलते हैं। यहाँ पे उस वर्ड को क्या यूज किया जाएगा, अगर इसमें भी लॉस आ जाता है तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, सरप्लस। तो सरप्लस, अब अगर एक कंपनी है तो वो जो है अपना प्रॉफिट इसके शेयर होल्डर्स को देती है। अगर वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका प्रॉफिट उसके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर की खासियत है कि ये सरप्लस जो है वो ऐड नहीं होता है, ये कैपिटल फंड में जाके प्लस हो जाता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता टू अमंग इट्स मेंबर। अकाउंट्स, अब अकाउंट्स की बात आते हैं कि जैसे कि आपको बाकी सारी जैसे ये है कंपनीज हैं उसके अंदर आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, यानी कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक बैलेंस शीट। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी आपको पूरे साल भर के खर्चे और एक्सपेंसेस और रिसीप्ट्स जो भी हैं या इनकम है वो सब की सब आपको मेंटेन करनी पड़ती है। फिर आते हैं फॉर्म ऑफ अकाउंट। फॉर्म ऑफ अकाउंट क्या कहता है, फॉर्म ऑफ अकाउंट कहता है कि जैसे आपको उसमें बनाना पड़ता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बनानी पड़ती है, आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बनानी पड़ती है। वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पे जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आप कहां से उठाते हो, ट्रायल बैलेंस से। कहां से, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से आप अमाउंट देखते हो कि ये आपका कहाँ जाना चाहिए, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपका इनकम, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो वो होता है, यहाँ पे जो अकाउंट दिया होता है वो होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रायल बैलेंस होता है, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जगह आपका क्या होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल्स आपको बनाने पड़ते हैं।
कौन कौन से फाइनेंशियल इसके अंदर होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको? क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। चलिए अब हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। जब बैलेंस शीट पर आई गए तो इसके अंदर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करा पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? चलिए अब हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, कि ये है क्या? क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, इट्स अ समरी ऑफ कैश transactions for a period। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बिल्कुल कैश बुक की तरह ही बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज होती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि कितना आपने पे कर दिया और कितना आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग फॉर अ पीरियड। एक साल के अंदर, मान लीजिए एक साल के लिए बना रहा है, एक साल में क्या तो आपको रिसीव हुई, क्या आपने एक्सपेंडिचर किए, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है? वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाता है तो, ठीक है। कैसे बोलेंगे आप इसको? रिसीप्ट एंड, चलिए हम बना लेते हैं एक बार को, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या कहती है? कहती है जी, इसका जो ओपनिंग होता है ना, जो ये शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी में क्या आ सकता है? कैश, बैंक, ठीक है। ये है, हम बना रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको रिसीव हुआ है, वट एवर यू आर रिसीविंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या रिसीव हो गया आपको? आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, ठीक है, आपको डोनेशन रिसीव हुआ है, आपको कोई ग्रांट्स रिसीव हुई है, तो ये सारी की सारी आपकी ये है। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपका क्या आता है? जितने भी आपने खर्चे किए हैं, ठीक है, वो आपके क्रेडिट साइड आएंगे। जैसे आपने किया रेंट पे, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे, डन, ठीक है। उसके अलावा क्या, आपने कोई स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी तो आई थिंक आपको पता होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ी होगी, ठीक है। आपने टेलीफोन चार्जेस पे कर दिए, ठीक है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। आपने कोई एसेट खरीदी, मे बी अ फर्नीचर, और ये बंद किससे होता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड। अच्छा, इसका मेन क्या है? इसके अंदर जो भी आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, इसके मेन कैरेक्टर क्या है? इसके अंदर आपको जो भी रिसीव हो रहा है वो रिसीव हो सकता है इस साल से रिलेटेड हो सकता है अगले साल से रिलेटेड हो सकता है पिछले साल का हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे जो मेंबर थे 100 मेंबर थे किसी क्लब के, ठीक है, और 100 रुपए के हिसाब से पे करते थे, तो कितना हो गया? 100 into 100 10,000। ठीक है, तो 10,000 आना था, हो सकता है इस 10,000 में, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखे 12,000, तो ये 12,000 में क्या है? 1,000 पिछले साल का भी ऐड है और 1,000 जो है अगले साल का भी ऐड है। ठीक है, यानी अगले साल का खर्चा भी ऐड है और अगले साल की रिसिप्ट भी ऐड है और पिछले साल की रिसिप्ट भी ऐड है, तो हम यहाँ पे 12,000 दिखाएंगे। सेम ये रहता है क्रेडिट साइड यानी एक्सपेंसेस के केस में भी। अगर आपने पिछले साल का कुछ एक्सपेंस पे किया है वो भी रिकॉर्ड होगा, अगले साल का आपने एडवांस दे दिया है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है कि वो इस साल से रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड है। इसमें मैटर करता है कि आपके पास में कितना पैसा गया और कितना पैसा साल के दौरान आया, यानी एक साल के अंदर आपको कितना पैसा रिसीव हुआ और उसी साल के अंदर आपने कितना पैसा पे किया। सिर्फ ये उसकी रिकॉर्डिंग रखता है, इसके अलावा ये किसी चीज की रिकॉर्डिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं करता। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रही थी और इसका मतलब क्या है। और कुछ नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही थी और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1, और ये पेज नंबर है आपके 1.5 पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सुनने में ही है डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, थ्योरी समझा रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बुक से रेफर कीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है, और कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ठीक है, हम इसके लिए क्या बना रहे हैं? हमें बनानी रिसिप्ट, सबसे पहले वो आपको बता रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। चलिए तो हमने कहा था इसका जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है यहाँ से, टू बैलेंस पीडी, जो कि इसमें दिया हुआ है। कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018, 19 का बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? 18 का। कैश एंड बैंक देन ये है आपका 1 अप्रैल 2018 को कितना है? 7,500, और सेकेंड है आपका 48,000। नेक्स्ट है आपको सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन
मैंने बोला सब्सक्रिप्शन, आपको साल भर में कितनी रिसीव हुई है, किस साल से रिलेटेड है, डजंट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हम लिख लेते हैं 31 मार्च 2018 से रिलेटेड कितनी है, 15,000। 31 मार्च 19 से रिलेटेड कितनी है, 2,20,000। फिर 31 मार्च 20 से रिलेटेड कितनी है, 6,000। ठीक है, सारे हम ऐड ऑन कर देंगे तो ये आपकी आ गई 0,005 10 और 11 3 3 और 4 और ये 2,41,000। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव। ठीक है, डोनेशन रिसीव हुई तो डोनेशन रिसीव, क्योंकि ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो डोनेशन आपको रिसीव हुई है 25,000। डन। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव हो पवेलियन। ओके, स्पेसिफिक डोनेशन आपको रिसीव हुई है। अब स्पेसिफिक डोनेशन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने कर दिया डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन। डन। कितनी, 2 लाख। ओके, नेक्स्ट है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। 8% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, परचेज की है। कब, 1/7/2018। कितनी, 2 लाख, क्योंकि आपने खर्चा किया है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। ठीक है, कितनी हो गई, 12,000। नेक्स्ट रेंट पेड बाय रेंट, 6,000। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। एंट्रेंस फी, बिकॉज इट्स अ इनकम, तो हमने इसको डेबिट साइड दिखा दिया। ठीक है, 18,000। नेक्स्ट है होनेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, बाय होनेरियम टू सेक्रेटरी। कितना, 10,000। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर परचेज। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 20,000। नेक्स्ट इन्होंने कहा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। 6,000 रुपए की उसकी बुक वैल्यू थी, 4,000 में बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। कितने का, 80,000। नेक्स्ट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। कितना, 30,000। अपने रिफ्रेशमेंट सेल किया, उससे आपको 30,000 की इनकम हो गई। नेक्स्ट है बाय सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस कितना है, 74,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। तो आप लिखोगे बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस
कितना 25,000 दिया है, लेकिन 25,000 में से 5,000 ऐसे बोल रहा है जो पे ही नहीं किया, जो पे ही नहीं किया, जो कैश में गया ही नहीं, तो खर्चा आएगा क्यों? तो इसलिए क्या आएगा 25,000 माइनस 5,000 यानी कि 20,000। ठीक है, फिर कैश इन हैंड यानी बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना है बाय बैलेंस सीडी? 6,200। अब मैं इसको ऐड ऑन कर रही हूँ और इसके लिए मैंने कैलसी लिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को नहीं लेना है। अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें एक एंट्री मेरी रह गई है, वो है ऑनरियम टू सेक्रेटरी के बाद में। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन 8%, तो ये क्या है? इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो ये इंटरेस्ट आप दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट पे कितना दे रहा है वो? कहाँ गया 9,000। चलो अब हम इसको ऐड ऑन करते हैं, कितना आता है 750। ठीक है, प्लस 48,000 प्लस 2,41,000 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000। ये आ गया 582,500। ठीक है, 582,500। अब इसके टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, ओके, प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 6,200। ये आ रहा है हमारा 428,200। तो जो बाकी होगा ना, ये तो हमारा कैश था, बाकी जो हम मानेंगे वो मानेंगे बैंक में पड़ा हुआ है बैलेंसिंग फिगर। कितनी? 582,500। ये हो गई आपकी 1,54,300 की बैलेंसिंग फिगर। आई होप दोस्तों आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना आ गया होगा। फॉर द ईयर एंडिंग हमने बना के दिखा दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, और बेसिकली आपको हर क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे ही दिया हुआ होगा। आपको आगे के आने वाले क्वेश्चंस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, आपको इसको देख के बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, देयर आर सम एडजस्टमेंट आल्सो विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आई होप तो आपको ये समझ आया होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने सिखाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी बातें, मेरे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठाएं। और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ठीक है, प्लीज press the bell icon, don't forget it. So thanks for the video, first class. We will meet you in second lecture. Bye bye.